अंदर बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशंस है। मतलब अभी तक हमने ये देखा कि हम बायोटेक्नोलॉजी को अलग अलग फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल फील्ड। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्लांट्स को जो भी पेस्ट है उनसे रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाए। सिमिलरली जब एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है तो मेडिसिन्स में क्यों नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन फील्ड। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी तक क्या होता था कि हमको कोई डिज़ायरेबल मेडिसिन या ड्रग चाहिए तो हम उसको नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज से आइसोलेट करते थे। नॉन ह्यूमन से मेरा ये मतलब है कि जैसे किसी एनिमल में से निकाला जा रहा है या फिर कोई अदर ऑर्गेनिज्म से। लेकिन इससे क्या होता है, जो हमारा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, जो इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो अनडिज़ायरेबल होने लगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि नॉन ह्यूमन है, अगर उनमें से हम हमारी मेडिसिन को आइसोलेट करेंगे और अगर उसे अनडिज़ायरेबल इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स इंड्यूस करें तो कोई फ़ायदा है क्या ऐसी मेडिसिन का। तो इसीलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में, सारी अलग अलग तरीके की मेडिसिन को बनाने के लिए। पूरे वर्ल्ड में अगर बताया जाए तो 30 ऐसी मेडिसिन है जो आइसोलेट की गई है, बनाई गई है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। और इसमें से लगभग 12 ऐसी है जो कि इंडिया में मार्केट की जाती है। मेडिकल में जिस तरीके से बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस होती है, उनके जो फ़ायदे होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो हम फटाफट से देख लेते हैं। हम किसके बारे में बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट इंसुलिन के बारे में। ठीक है, इंसुलिन है क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है, ये एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। और ये कहाँ से आता है, इसको कौन प्रोड्यूस करता है। हमारे पास में एक ग्लैंड होती है, ठीक है, जो स्टमक के साइड में प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए। आपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तब आपने खुद ही देखा होगा कि जो एंजाइम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो पेनक्रियाज के थ्रू होते हैं। तो वो कौन कौन से एंजाइम्स पढ़े थे, ट्रिप्सिन, कार्बोट्रिप्सिन एक्सेट्रा। तो ये सब एंजाइम्स तो वो प्रोड्यूस करता ही है, उसी के साथ साथ ये कुछ हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है कि पेनक्रियाज एक तो सबसे पहले हार्मोन को भी प्रोड्यूस कर रहा है और ये एंजाइम्स को भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे ग्लैंड्स जो हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं उनको एंडोक्राइन कहा जाता है। और ऐसे ग्लैंड्स जो एंजाइम को प्रोड्यूस करेंगे और जिनके पास में डक्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन कौन होते हैं, जो कि हार्मोन को प्रोड्यूस करेंगे, और एक्सोक्राइन कौन से होते हैं, जिसके पास में डक्ट प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अब ये दोनों को ही प्रोड्यूस करता है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मिक्सोक्राइन बोल सकते हैं। क्योंकि ये दोनों ही एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, हम बोल सकते हैं ना कि ड्यूअल फंक्शन है ये। चलिए हम स्टिक करेंगे हमारे टॉपिक पर, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंसुलिन की। कहाँ से आया इंसुलिन, पेनक्रियाज से। अगर इंसुलिन के फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंसुलिन बहुत ज़रूरी होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। बेसिकली ये रिड्यूस कर देता है ब्लड के अंदर जो भी ग्लूकोज या फिर शुगर का लेवल एक्सेस होता है। कैसे करेगा, इंसुलिन आएगा ब्लड में, जो सेल्स है उनको बोलेगा कि फटाफट जितना ग्लूकोज ले सकते हो उतना ले लो। फिर उससे क्या होगा, सेल्स यूज़ करेंगे उस ग्लूकोज को, उस शुगर को एनर्जी बनाने के लिए, और ब्लड के अंदर से उस ग्लूकोज की और शुगर की मात्रा कम हो जाएगी। अब हमें इसका मात्रा कम क्यों करनी, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, क्या करता है, वो डायबिटीज़ को कॉज करता है। अब डायबिटीज़ क्या है, ये डिसीज़ नहीं है, एक डिसऑर्डर है ये उस कंडीशन में होता है जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो इट लीड्स टू डायबिटीज़। और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हीं को लगाए जाते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन। लेकिन अगर ये इंसुलिन उनके पैनक्रियाज में अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं बनेगा तो आप तो उसको बाहर से ही इंट्रोड्यूस करवाओगे ना। तो हम क्या करते हैं, जो एनिमल्स वगैरह को जो रखने की जो जगह होती है जहाँ पर उनको काटा वाटा जाता है, तो एनिमल्स के अंदर से हम क्या कर लेते थे, इंसुलिन को ले लेते थे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन ह्यूमन सोर्स है। अब मान लो ह्यूमन का इंसुलिन और पिग्स का इंसुलिन, तो डिफरेंस तो है हमें कहीं ना कहीं। हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर 100% सिमिलैरिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि हम नॉन ह्यूमन सोर्स से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। तो उससे क्या होने लगा कि एलर्जी होने लग गई। बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर कुछ नेगेटिव एक्शंस दिखने लग गए या कुछ एलर्जीज़ होने लग गई उनको, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स डैमेज होने लग गए, जिसकी वजह से जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज थे हमने उसको यूज़ करना बंद कर दिया था या फिर कम कर दिया था। तो अब कहाँ से लाते हैं हम इंसुलिन, अब कोई ना कोई तरीका तो होगा। तो हम एक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं जो जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया था, जो कि है rDNA टेक्नोलॉजी, जिसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देख लो इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो कि एक पेप्टाइड चेन होती है, इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, मतलब पेप्टाइड हार्मोन है। यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करोगे।
ये इस तरीके से, ये जो होती है ये सी पेप्टाइड होती है, दिस इज़ कॉल्ड सी पेप्टाइड, और ये होती है ए पेप्टाइड और ये होती है बी पेप्टाइड। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से लेबल कर लिया, ये सी है, ये ए है और ये बी है। हमेशा याद रखिए जब पैनक्रियाज से इंसुलिन बनेगा या प्रोड्यूस होगा तो वो प्रो इंसुलिन कहलाएगा। प्रो का मतलब होता है इनएक्टिव। ठीक है, प्रो इंसुलिन का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव। अब ये जो इनएक्टिव इंसुलिन है, सबसे बड़ी बात ये है कि इसको इनएक्टिव क्यों बोला गया है? बिकॉज इट हैज़ सी पेप्टाइड। इसलिए बोला है हमने इसको इनएक्टिव क्योंकि इसके पास में क्या प्रेजेंट होती है? सी पेप्टाइड प्रेजेंट होती है। और जैसे ही इंसुलिन मैच्योर होता है तो रिमूवल हो जाएगा सी पेप्टाइड का, और जब ये सी पेप्टाइड रिमूव हो जाएगी और हमारे पास में क्या बचेगी? फिर ए और बी पेप्टाइड बचेगी। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड और दिस इज़ बी पेप्टाइड, और ये दोनों पेप्टाइड मिलके मैच्योर इंसुलिन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? मैच्योर इंसुलिन को। इसमें क्या देखा हमने, एक इनएक्टिव पेप्टाइड जुड़ी हुई थी जिसको हमने सी पेप्टाइड बोला, लेकिन यहाँ पर जैसे ही सी पेप्टाइड रिमूव हो गई और ये इंसुलिन में क्या बचा? सिर्फ ए और बी पेप्टाइड बचा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? मैच्योर इंसुलिन। तो ये हमने देखा कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें कितने पेप्टाइड्स होते हैं। अब हमको ये देखना है कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया और उससे आर्टिफिशियल इंसुलिन को प्रोड्यूस किया गया। अब वो कौन सी कंपनी थी जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और कैसा इंसुलिन बनाया? आर्टिफिशियल इंसुलिन, जिसको हम बोल सकते हैं ह्यूमन इंसुलिन। 1983 में एक अमेरिकन कंपनी थी, इस कंपनी का नाम था एली लिली। इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ किया किसके लिए? आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाने के लिए। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया को लिया। अब इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया को ही क्यों लिया? क्योंकि 20 मिनट्स के अंदर इसका जो सेल डिवीजन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। 18 मिनट्स के अंदर रेप्लिकेशन हो जाता है और बाकी 2 मिनट लगते हैं इसको डिवाइड करने में, तो हमको जो रिजल्ट है वो जल्दी मिलेगा। तो जो इकोलाई बैक्टीरिया है उसके अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट्री, सी का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इंट्रोड्यूस किया। अब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का क्या मतलब है? ऐसा डीएनए जो कि ह्यूमन के अंदर जो इंसुलिन है प्रोड्यूस करता हो। तो हमने क्या करा? इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को डाल दिया, और जब हम इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो आफ्टर सम टाइम वी कैन ऑब्जर्व, क्या कर सकते हैं हम? फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी चेन्स। यही उन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हमने इकोलाई के अंदर डाला तो कुछ समय बाद इसके मतलब इकोलाई के अंदर इंसुलिन की 2 चेन्स बनी, चेन ए और चेन बी। लेकिन ये दोनों ही चेन कैसे बनी थी? सेपरेटली बनी थी। तो हमको क्या करना है? हमने इसको बाहर निकाला, इसको आइसोलेट किया, आर्टिफिशियली डाइसल्फाइड बॉन्ड से इनको जोड़ दिया। ये हमने यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया और इन दोनों चेन्स को एक दूसरे से जोड़ दिया ताकि ये मैच्योर इंसुलिन के अंदर डेवलप हो जाए।